मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 92 का आधा पेज तक पढ़ चुके थे और अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि नसरुद्दीन महमूद ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था, प्राचीन अवशेषों को क्षति पहुँचाई थी। और इसके बाद पढ़ा था पंजौर और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में हमारी प्राचीन संस्कृति के कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि द्रौपदी कुंड। द्रौपदी इस कुंड में स्नान करती थी और इसका पानी गुनगुना है, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और इससे चर्म रोग दूर होते हैं। सरोवर को देखने के बाद हमने मुगल शासक फिदाए खां द्वारा निर्मित उद्यानों में प्रवेश किया और सुरक्षा हेतु इन उद्यानों को चारों ओर से विशाल दीवारों से घेरा हुआ है और यहाँ मनोहर वीथिकाओं के सुहावने दृश्य दिखाई देते हैं और लताएं हैं और 7-8 फुट ऊंची नहर इन चारों मंजिलों से होती गुजरती है। और पंजौर के मुख्य दाना का अपना महत्व है, दर्शकों के हृदय में उनकी छाप है। इसके बाद पंजौर से शाम को हम पुनः कालका लौट आए, रात बिताई, फिर शिमला गए अगले दिन। फिर यहाँ पे हमने क्या देखा कि रेलवे स्टेशन पे हम पहाड़ी को देखते हुए पहुँचे। बहुत अच्छा पगडंडी का रास्ता था। धीरे धीरे वहाँ पर ट्रेन क्या करती थी, जैसे नागिन चलती थी वैसे रेंगती थी, तो हम लोग पहाड़ी की सीट से वहाँ ट्रेन को मिला देते थे। और यहाँ पे शिमला के स्टेशन में गाड़ी पहुँची, वातावरण बहुत अच्छा था। वहाँ कुछ किशोर बरस से खेलते हुए दिखाई दे दिए और आज के जीवन के लगभग सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो सकती है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के महंगे सस्ते होटल, कॉफ़ी हाउस, नाच घर, सिनेमा और क्लब, यहाँ पर क्रिकेट, फुटबॉल तथा टेनिस आदि खेलने की सुंदर व्यवस्था है। घुड़सवारी के शौकीन के लिए घोड़े किराए पर मिल जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में तो शिमला हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक दिखाई देता है। तब यहाँ पर क्या पंजाबी के, मद्रासी, गुजराती, बंगाली सभी तरह के लोग एक दूसरे के साथ घूमते नजर आते। दोपहर को हम जाखू मंदिर के दर्शन करने गए। शिमला आने वाले धार्मिक प्रवृत्ति के लोग इस मंदिर में मस्तक नवाना नहीं भूलते। प्रचलित कथा के अनुसार जब महावीर हनुमान लक्ष्मण जी के लिए हिमालय से संजीवनी लेकर लौट रहे थे, तो कुछ देर के लिए उन्होंने इस स्थान पर विश्राम किया था। मंदिर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में काफ़ी बंदर दिखाई पड़ते हैं। श्रद्धालु भक्तों ने हनुमान जी की सेना मानकर चने आदि खाने को देते हैं। समुद्र तल से लगभग 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान सैलानियों के रोमानी मन को व्याकुल किए बिना नहीं रहता। यहाँ से चारों ओर की बहार देखते ही बनती है। पर्वतों की हिमाच्छादित चोटियाँ सब ओर दिखाई बिखरी पड़ी नैसर्गिक सौंदर्य की अपार राशि को निखार कर हम स्वयं को किसी स्वप्न लोक में पा रहे हैं। यानी कि एक मंदिर है, तो मंदिर में क्या है, कौन सा मंदिर है, जाखू मंदिर। तो यहाँ के लोग दर्शन करते हैं। ये प्राचीन मान्यता है कि हनुमान जी जब लक्ष्मण जी के लिए हिमालय से संजीवनी लेकर लौट रहे थे, तो कुछ देर के लिए उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था। मंदिर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में काफ़ी बंदर दिखाई देते हैं। तो लोगों का कहना है कि हनुमान जी की सेना है, लोग उनको चने आदि खिलाते हैं। समुद्र तट से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो सैलानियों के रोमानी मन को व्याकुल किए हुए। यहाँ पे चारों ओर से बाहर देखते ही बनती है और जने चोटियाँ हैं पर्वतों की, जो किसी बर्फ से आच्छादित हैं और यहाँ की जो कि रोमानी मन को व्याकुल कर देती हैं लोगों को। यहाँ से चारों ओर बाहर देखते ही बनती है, ऐसा लगता है किसी स्वप्न लोक में आ गए। लगता था मानो प्रत्येक वस्तु अपने वास्तविक रूप तक कर श्वेत हिमकुंडों में सभी वस्तुएं ने वास्तविक जो रूप है उनका उसको त्याग चुकी हैं और सब कैसी हो गई, बर्फीली। एकांत जिनको प्रिय है, उनकी प्रकृति के जो उपासक उनके लिए उपयुक्त स्थान है।
चंडीगढ़ में सैलानियों के आकर्षण का एक और केंद्र है, क्या है, रॉक गार्डन। आमतौर लोग इसे राज गार्डन कहकर पुकारते हैं। आमतौर पर ये ज़्यादातर क्या पुकारते हैं इसको, राज गार्डन। यह चंडीगढ़ की प्रसिद्ध झील से सचिवालय को जाने वाले रास्ते पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है, जो झील है और सचिवालय जाने वाला रास्ता वहाँ। उसके निर्माता ने उसे कैसे बनाया, गुप्त रूप से। चंडीगढ़ में यह बन रहा था तो किसी को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि कुछ ही वर्षों बाद अपने ढंग का गार्डन निर्मित हो जाएगा। बेकार का कूड़ा कचरा समझी जाने वाली वस्तुओं का किस तरह से सुंदर ढंग से उपयोग यहाँ किया। बेकार की वस्तुओं से यहाँ इस गार्डन में बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है, जैसे कि टेढ़े मेढ़े अनगढ़ पत्थर, ईंटों के टुकड़े, पुराने कनस्तर, टूटी क्रॉकरी, टीन के बेकार डब्बे, बेकार पड़ी बोतलें, शीशियाँ, बिजली के बेकार बल्ब, बेकार चीज़ें, पेड़ों की शाखा पत्ती, जानवरों की खालों तथा बेकार पड़े संगीत के यंत्रों को इस प्रकार सजाकर रंग रोगन से पोतकर इस ढंग से फिक्स करके रखा गया है कि सब बेकार वस्तुएं सजावट का सामान बन गई। यात्रियों की सुविधा के लिए इस गार्डन की घास को 2 लॉन, 2 छोटे छोटे तालाब तथा कुएं आदि हैं। यह पाषाण उद्यान पुराने पन, वनायपन और प्राकृतिक कृत्रिम का मिश्रण है। एक सुंदर उदाहरण है। अनुपयोगी वस्तुओं का इस प्रकार का कुशल उपयोग निहार कर उसके निर्माता की कल्पना शक्ति, सृजन शक्ति व लगन की भूरी भूरी प्रशंसा करनी, यानी बहुत प्रशंसा उनकी करनी पड़ती है कि किस तरीके से इनको बनाया गया। इस पाषाण उद्यान के निर्माता श्री नेकराम का झोपड़ी नुमा निवास स्थान भी इसी में है। श्री नेकराम इस गार्डन को अपना राज्य कहते हैं। स्वयं को उसका सम्राट भी अभी इसके निखार में लगे हुए हैं। उन्हें आशा है कि कुछ वर्षों बाद इसकी और अधिक शोभा वृद्धि कर लेंगे। जो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। और आप रीडिंग करिएगा, 1 पेज डेली राइटिंग करिएगा, अपनी CW कॉपी कंप्लीट करिएगा।